शुरुआत से ही विराज को खुशी जुनेजा का बर्ताव थोड़ा वियर्ड सा लगा था, लेकिन विराज को लगा कि शायद वो लोग इतने समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसीलिए उसने उस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब जब पूरा इंसिडेंट विराज की आंखों के सामने खुल गया था, तो विराज को पूरा माजरा समझ में आ गया था। विराज ये भी समझ गया था कि खुशी जुनेजा का टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो था। जब खुशी जुनेजा के मुंह से विराज को ये सब कुछ पता चला, तो उसका दिल दहल उठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकते हैं। विराज को खुशी जुनेजा पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन जब विराज ने चारू को बेहोशी की हालत में सोफे पर सोते हुए देखा, तो उसके दिल में ग्रैटिट्यूड की भावना जाग उठी थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कभी दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहूंगा। क्या तुम समझ गई? शायद खुशी जुनेजा का लक बहुत अच्छा था। विराज ने उसकी मदद करने के लिए कह दिया था, लेकिन साथ ही साथ विराज ने यह भी कह दिया था कि वो उससे दोबारा कभी मिलना नहीं चाहेगा। अभी खुशी जुनेजा के लिए अपने परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं था। वो लगातार विराज को कॉल पर थैंक यू बोलती रही और उसने विराज से प्रॉमिस किया कि वो दोबारा कभी भी विराज के सामने नहीं आएगी। विराज को जो कहना था उसने कह दिया था और उसे खुशी जुनेजा की मीठी चुपड़ी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो खुशी जुनेजा को ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसे उसकी बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट है। अपनी बात को रखने के बाद विराज ने कॉल कट कर दिया था। खुशी जुनेजा के मैटर की जिम्मेदारी विराज ने हैदर को सौंप दी थी और उसे जल्दी से जल्दी खुशी जुनेजा की मदद के लिए लगा दिया था। विराज को उस मैटर में घुसने की कोई जरूरत नहीं थी, जब उसका काम आसानी से हो सकता था। शराबी लोगों का नशा अक्सर आधी रात को उतरता है और वो लोग उठ जाते हैं। जब ये ख्याल विराज को आया, तो वो चारू की देखभाल करना चाहता था, लेकिन ये जिम्मा पहले ही जानवी संभाल चुकी थी। इसीलिए इस मैटर में भी विराज को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी और वो आराम से हॉस्पिटल जाकर शालिनी के साथ एक अच्छा समय बिता सकता था। अगली सुबह जब विराज राणेजा बिल्डिंग में जानवी के ऑफिस में आया, तो उसने देखा कि जानवी सोफे के पास बैठकर चारू को लगातार घूरती जा रही थी। इस माहौल को बदलते हुए तुरंत ही विराज ने जानवी से कहा, तुम थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाती हो? कल रात से ही तुम अच्छे से सोई नहीं हो। ये बोलने के बाद विराज ने जानवी को अपनी बाहों में उठाया और उसे उसके ऑफिस के केबिन के क्यूबिकल में ले गया। जानवी तो उसे लगातार मना कर रही थी, लेकिन विराज को कहीं ना कहीं जानवी की भी उतनी ही फिक्र थी। जानवी को बेड पर लिटाने के बाद विराज ने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया था और उसके माथे पर किस करते हुए उसे थोड़ी देर सोने के लिए कह दिया था। विराज, थैंक यू, तुमने जो कुछ भी किया। कल शायद मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, शायद मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, उसके लिए सॉरी। जानवी को उसके केबिन के क्यूबिकल में सुलाने के बाद विराज बाहर आ रहा था, तो उसका पैर अचानक से टेबल से ठोकर खा गया। उसकी आवाज से चारू तुरंत ही उठ गई थी। जब विराज बाहर आया, तो उसने देखा कि चारू सोफे से उठ गई थी और अपने बालों को संवार रही थी। विराज को देखने के बाद एम्बैरेसमेंट में उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर निकल आए थे। कोई बात नहीं, दोस्ती यारी में ये सब चलता है। उस तरफ वॉशरूम है, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम काम पर लगते हैं। कल चारू ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कल क्या हुआ। उसे उसकी और विराज की कोई भी कॉन्वर्सेशन याद नहीं थी। अभी विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वो शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज किस काम की बात कर रहा था और बस वही सोचते हुए चारू ना जाने किन ख्यालों में खो गई थी। चारू, चारू, क्या हुआ? किसका इंतजार कर रही हो? अगर हमने ज्यादा लेट किया तो अंकल का एडमिशन नहीं होगा हॉस्पिटल में। हर दिन कई केसेस आते हैं, थोड़ा जल्दी करो। जैसे ही विराज ने चारू के ख्यालों को तोड़ा, वैसे ही चारू को समझ आया कि कल उसके और विराज के बीच में क्या बात हुई थी। मैंने तुम्हें वो सब कल बताया था, सॉरी, मैं भूल गई थी। चारू का परिवार अमीर नहीं था और उसके परिवार में सब कुछ उसके पिता ही करते थे, द ओनली अर्निंग सोर्स। दरअसल हाई स्कूल में चारू की कंडीशन विराज से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। बस फर्क इतना था कि चारू को लड़कियां बुली करती थी और विराज को लड़के। चारू अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसने विराज को लड़कों से बुली होते हुए देखा, तो अपना हेल्पिंग हैंड विराज के लिए आगे बढ़ा दिया था। हालांकि चारू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कल की रीयूनियन पार्टी में नशे में अपने घर के हालात विराज के सामने रख देगी, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज उस हालात को समझेगा और उसकी मदद के लिए आगे आएगा। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद अचानक से चारू को और भी ज्यादा शर्म आने लगी और वो तुरंत ही वॉशरूम वाले डायरेक्शन की तरफ बढ़ी, जिसका इशारा उसे विराज की तरफ से पहले ही मिल गया था।
जब चारू ने अपनी आंखें खोली तो उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन जब उसने अपने सामने विराज को देखा जो उसके लिए काफी फेमिलियर था, तो वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई थी। जब चारू वॉशरूम में गई तो वॉशरूम के इटालियन डेकोरेशन को देखकर चारू को अंदाजा हो गया था कि विराज बहुत ही ज्यादा अमीर है। शायद इस बात का अंदाजा चारू को कल ही हो गया था, तभी तो उसने विराज के सामने अपनी प्रॉब्लम रखी। अगर चारू को लगता कि विराज उसकी मदद नहीं कर सकता है तो वो कभी भी अपने हालातों को विराज के सामने नहीं रखती। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद और अपने बालों को कपड़ों को थोड़ा ठीक करने के बाद चारू वॉशरूम से बाहर आ गई थी। चारू ने जो ड्रेस पहनी थी वैसी ही ड्रेस वो हाई स्कूल के दौरान भी पहनती थी। हालांकि वो ड्रेस गंदी तो नहीं हुई थी, लेकिन सिलवटों से भर गई थी। विराज, मैं इससे पहले कि चारू अपनी बात विराज के सामने रखती, विराज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं क्या, तुमने देखा ना, अब मैं अमीर हूं और ऐसी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकता हूं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अंकल कौन से हॉस्पिटल में है, चलो वहां चलते हैं। विराज को डर था कि जब वो चारू के परिवार वालों से मिलेगा तो वो लोग उसे देखकर डर जाएंगे, इसीलिए हॉस्पिटल से आते हुए विराज ने ब्रांडेड कपड़ों की जगह नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे, जिससे चारू के परिवार वालों को वो भी कुछ अपना सा ही लगे और उन्हें विराज को देखकर ऐसी वैसी कोई फीलिंग नहीं आए। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर चारू का दिल वाकई में काफी हल्का हो गया था। हालांकि चारू को ये बहुत अच्छे से याद था कि कल रीयूनियन की पार्टी में विराज ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अभी जब उसने विराज को नॉर्मल कपड़ों में देखा तो आखिर वो ये समझ क्यों नहीं पाई कि विराज ने उसी के लिए कपड़े बदले थे। चारू को नहीं पता था कि वो विराज का ये एहसान कैसे चुकाएगी। चारू ने झुकते हुए विराज को शुक्रिया कहने की कोशिश की, लेकिन विराज ने तुरंत ही चारू को ये सब करने से मना कर दिया और चारू की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये सब अभी इतना जरूरी नहीं है जितना अंकल को उस हॉस्पिटल से बाहर निकालना। हाई स्कूल के दिनों में तुमने मेरा बहुत साथ दिया था, अब मेरी बारी है। ये कहते हुए विराज ने अपनी गर्दन हिलाई और जानवी के ऑफिस से बाहर की तरफ जाने लगा। चारू भी विराज के पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी थी। जब विराज और चारू टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे तो दूसरी तरफ म्युनिसिपल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में लड़ाई की आवाज आ रही थी। इन्हें इस हॉस्पिटल में 3 दिन हो गए और 3 दिन का पैसा बकाया है। अगर आज के आज पैसा नहीं भरा तो इन्हें दूसरी जगह ले जाइए। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हम पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। प्लीज आप इनका इलाज मत रोकिए। हमारे परिवार में केवल यही है जिनकी वजह से हमारा घर चलता है। प्लीज डॉक्टर साहब। अपने दुख दर्द को सफेद कोट वाले इंसान के सामने रखने के बाद एक औरत जोर जोर से रोने लगी थी। उस डॉक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत का मसीहा हो। उसे अपने पेशेंट से ज्यादा पैसों की पड़ी थी। दूसरी तरफ वो महिला उसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उस डॉक्टर के एक्सप्रेशंस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आए थे। वो वैसा का वैसा खड़ूस अपनी गंदी नजरों से उस औरत को देख रहा था, जैसे मानो उसका पाला किसी भिखारी से पड़ गया हो। अपने सफेद कोट को साफ करते हुए उसने उस औरत की एक नहीं सुनी और उस औरत को देखते हुए बोला, ये रोना धोना इधर नहीं चलेगा, ये कोई धर्मशाला नहीं है। आज अगर पैसा नहीं तो इन्हें बाहर फेंक दूंगा। ये बोलते हुए वो वार्ड से बाहर निकल गया था। वार्ड से बाहर आते ही वो डॉक्टर रिसेप्शन पर गया और उसने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया था कि अगर उस पेशेंट की तरफ से आज पेमेंट नहीं आता है तो उसका नाम कट कर देना। जब डॉक्टर अपने केबिन में चला गया तब तक विराज और चारू भी म्युनिसिपल हॉस्पिटल पहुंच गए थे। क्योंकि चारू के पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसीलिए काफी समय से चारू को अच्छे से आराम करने का मौका भी नहीं मिला था। कल उसकी मां ने जबरदस्ती उसे थोड़ा हॉस्पिटल से ब्रेक लेने को कहा और इसी वजह से वो कल हाई स्कूल की रीयूनियन में शामिल हो पाई थी। ऊपर से कल रात चारू ने बहुत शराब पी ली थी और वो हॉस्पिटल आकर अपने पिता को नहीं देख पाई। इसीलिए चारू अपने पिता को देखने के लिए काफी एंग्शियस हुए जा रही थी। जैसे ही टैक्सी म्युनिसिपल हॉस्पिटल के बाहर रुकी, चारू भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा पहुंची थी। हालांकि चारू जानती थी कि वो हॉस्पिटल अकेली नहीं आई है और विराज भी उसके साथ है। वो धीरे चलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके पिता की टेंशन अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी और इसी वजह से उसके कदम काफी तेजी से वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। विराज इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकता था, इसीलिए विराज ने भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाने शुरू किए। हालांकि वो चारू की बराबरी नहीं कर सकता था। भगवान का शुक्र है कि म्युनिसिपल हॉस्पिटल में लिफ्ट थी। जैसे ही चारू लिफ्ट में घुसी, विराज को थोड़ा आराम करने का मौका मिल गया था।
लिफ्ट में चारू का ध्यान जब विराज पर गया तो उसने विराज के माथे पर आ रहे पसीने को देखा। विराज की फूलती सांसें चारू से चीख चीख कर कह रही थी कि यार थोड़ा धीरे चल, भाग क्यों रही है। चूंकि लिफ्ट में बहुत लोग थे इसीलिए चारू को विराज से कुछ कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन विराज को देखते हुए चारू के चेहरे पर ऑकवर्ड वाली स्माइल जरूर आ गई थी। क्या होगा आगे? क्या वो सफेद कोट वाला डॉक्टर चारू के पिता को हॉस्पिटल से निकालने वाला था? वो महिला जो डॉक्टर के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, क्या वो चारू की माँ थी? जब विराज को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो विराज उस डॉक्टर की क्या हालत करेगा? क्या विराज इस हॉस्पिटल को भी खरीद लेगा या फिर इस डॉक्टर को हमेशा के लिए सस्पेंड करवा देगा? क्या चारू के पिता का इलाज विराज के हॉस्पिटल में होगा? क्या इन सब के बीच विराज और चारू के बीच नजदीकियां आ जाएंगी? क्या होगा जब जाह्नवी को पता चलेगा कि विराज चारू के लिए जी जान लगा रहा है? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।